नमस्ते भारत। रिसेंटली मिस्टर सोनम वांगचुक, जो कि एक रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी, इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने भारतीय लोगों से चाइना के सामान को बाइकआउट करने की मांग की थी। आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। बेसिकली उन्होंने दो बातें बोली हैं। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है, सॉफ्टवेयर इन अ वीक और हार्डवेयर इन अ ईयर। मतलब कि चाइना को सेना जहां हमेशा मुंहतोड़ जवाब देती ही है, हमें अपनी सेना का साथ देते हुए चीन को जवाब देना है अपनी वॉलेट पावर से। उनकी इस मुहिम को लोगों का बहुत समर्थन मिला। रिसेंटली 15-16 जून की रात एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। गलवान वैली में हमारी सेना के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए चाइना के लगभग दुगने सोल्जर्स को मारा है। इस घटना के बाद से देश में चाइना के प्रति गुस्सा और भड़क गया है। लोग चाइनीज सामान के बैन और बाइकआउट के लिए जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और कुछ लोग प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना के सामान को हम क्यों बाइकआउट करें। गवर्नमेंट क्यों नहीं इंपोर्ट को रोक देती है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस भी हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम पूरे मुद्दे की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं और सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। लेट्स एनालाइज एंड डिकोड द डिटेल्स विथ मी, शिरीष श्रीवास्तव। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वाई शुड वी बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स। हमें इस बाइकआउट के लिए रीजंस तलाशने होंगे, क्योंकि लोग इस सिचुएशन को लेकर के अभी बहुत ही इमोशनल हैं। हमें इमोशंस के साथ साथ लॉजिकल रीजंस भी देखने होंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि चाइना के बाइकआउट को लेकर के ये इमोशंस कहाँ से आए हैं। इसके जवाब छुपे हैं इंडिया चाइना रिलेशंस में। मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सिविल वॉर में जीत हासिल की और पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस्टेब्लिश किया। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने पीआरसी को रिकॉग्नाइज किया एक कंट्री के तौर पे, और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1950 से शुरू हुए। 1954 में हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए चाइना गए और पंचशील ट्रीटी साइन की, अकॉर्डिंग टू विच दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। पर चाइना ने कभी भी इस एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट नहीं की। उसने मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट किया, अक्साई चीन में रोड बनाना शुरू किया और मैप में इंडिया के बहुत सारे रीजन्स को अपना बताया। 1960 में यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर इंडिया को ऑफर हुई थी, पर हमारे पीएम नेहरू जी ने उसे लेने से ये कहते हुए मना कर दिया कि इंडिया इज़ ए नॉन अलाइंड कंट्री, हमें ये नहीं चाहिए। और इसके बाद ये पावर मिल गई चाइना को, और हम सब जानते हैं यूएनएससी में चाइना इस वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे हमारे अगेंस्ट करता है। चाइना हमेशा बॉर्डर पे टेंशन बनाए रखता है और धोखे से 1962 का वॉर भी कर चुका है और अक्साई चीन पर कब्जा भी कर चुका है। इसके बाद भी बहुत सारी पीस और ट्रैंक्विलिटी ट्रीटीज साइन हुई जिसको चाइना ने हमेशा वायलेट किया है। 1962 की तरह उसने एक कोशिश 1967 में भी की जिसमें उसको मुँह की खानी पड़े। इंडिया चाइना रिलेशंस के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे अगर मैं बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस बारे में हम कभी डिटेल में फिर से वीडियो बनाएंगे, पर आपको मेन मुद्दे तो समझ आ रहे होंगे। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान और उसके टेररिस्ट को यूएनएससी में सपोर्ट करता है। सीपेक बनाकर अगेन हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से भी बचा चुका है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया की एंट्री को रोकता है। हम ये भी जानते हैं चाइना कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अपनी थ्योरी पे काम कर रहा है और इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ हो या आज का लद्दाख का गलवान वैली फेस ऑफ हो, ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि चाइना इज़ नॉट अ फ्रेंड। चाइना हमारे लिए पाकिस्तान जितना ही बड़ा दुश्मन है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बाइकआउट करने के इमोशनल रीजंस तो साफ हैं, पर कुछ लोगों का तर्क ये है कि सिर्फ इमोशंस में आकर के हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं
कि क्या हमारे पास कोई वैलिड लॉजिकल रीजंस हैं। इसके लिए हमें इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस को भी थोड़ा समझना होगा। चाइना के साथ हमारा ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम। और ये ट्रेड डेफिसिट तब तक कम नहीं होगा जब तक हमारा चाइना से इंपोर्ट कम ना हो। इंपोर्ट तब कम होगा जब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो, मतलब कि हम चाइनीज़ सामान लेना बंद करें। आप देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स क्या हैं विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। ट्रेड डेफिसिट का एक कारण ये भी है कि इंडिया चाइना को बेसिकली रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है, जैसे कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल फ्यूल, राइस एक्सेट्रा, और चाइना से इंटरमीडिएट और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, टॉयज एक्सेट्रा। हम सब जानते हैं कि चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ऑब्वियसली जब किसी रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग से एंड प्रोडक्ट बनता है तो इस वैल्यू एडिशन की वजह से दाम बढ़ जाता है, जिस वजह से चाइना को एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलता है। पर फिर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और देशों से सस्ते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉपर लेबर लॉज नहीं है, लैंड एक्विजिशन लॉज नहीं है, सारी प्रॉपर्टी चाइनीज़ गवर्नमेंट की ही है। इसके साथ साथ चाइना दूसरी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज़ करता है, जैसे डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, हांगकांग के थ्रू अपने ट्रेड को मैनिपुलेट करना, अपनी करेंसी को भी मैनिपुलेट करता है चाइना। और इन सारी रीजंस की वजह से वर्ल्ड के और हमारी कंट्री इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। चाइना की इन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट पूरी दुनिया में गुस्सा है, जो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके बाद भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब विश्व की सारी मेजर इकोनॉमीज घाटे में जा रही हैं तो चाइना चुपके से उनकी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से भी दुनिया के कई देश परेशान हैं। पहले वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा कर्ज देता है। इसके बाद धीरे धीरे जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी ज़मीन एक्वायर कर लेता है। हम सबको पता है कि कैसे चाइना ने सीपैक के थ्रू पाकिस्तान को अपना गुलाम बना रखा है। चाइना अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू वेरियस कंट्रीज़ में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भी बढ़ावा देने की कोशिश करता है। रिसेंट कुछ सालों में हमने मालदीव्स और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा है, और आजकल चाइना अपनी इसी पॉलिसी का यूज़ नेपाल में कर रहा है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने में। इसके साथ साथ चाइना खुद भी एक मास्टर ऑफ बॉयकॉट है, जिससे वो दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ का नुकसान करता है। तो लॉजिकली हम चाइना का सामान खरीद के अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का नुकसान कर रहे हैं, और ऐसा करके हम कहीं ना कहीं उसकी एंटी इंडिया पॉलिसी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह से फ़ायदा तो सिर्फ चाइना का ही हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर चाइना हमेशा से ही हमारे साथ इतना हॉस्टाइल रहा है तो हमने उसके साथ इतना बिजनेस किया ही क्यों, और गवर्नमेंट खुद ही चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं कर देती है। देखिए, 1990s में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। आपसी ट्रेड बढ़ने से हर देश की दूसरे देश पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। इस सिचुएशन का चाइना ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। इंडिया के साथ ये हुआ कि हमने भी एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी कदम उठाए, जिसका हमको फ़ायदा भी हुआ। बट कहीं ना कहीं फॉर वन रीज़न और दी अदर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में हम चाइना से पिछड़ गए। और ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हुआ है, वर्ल्ड की बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज इस मामले में चाइना से पिछड़ गई। और जहाँ तक इंडिया की बात है, चाइना इंडिया का नेबर है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। चाइनीज़ सामान सस्ते हैं, इस वजह से इंडिया में चाइनीज़ सामानों की बाढ़ सी आ गई, और अब इस सिचुएशन का चाइना अनड्यू एडवांटेज लेता है। इसी वजह से लोगों को ये लगता है कि चाइनीज़ सामान का बॉयकॉट करना प्रैक्टिकल नहीं है। रही बात गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं पूरी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देती है या उनके इंपोर्ट पर रोक लगा देती है। जब सामान आएगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे भी नहीं। देखिए, ऐसा करना गवर्नमेंट के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। 1995 में हमने WTO को ज्वाइन किया। हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट करने वाले नेशन हैं। हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन नहीं लगा सकती। हम एक जिम्मेदार देश हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस के भी खतरे हैं, और जब तक हम लोकल अल्टरनेटिव्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं ढूंढ लेते, हम सीधे तौर पर बैन नहीं लगा सकते। पर ऑफ कोर्स फेज्ड मैनर में कुछ सालों में हम चाइना को इकोनॉमिक फ्रंट पे पूरी तरह से काउंटर करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए सोनम वांगचुक जी ने भी कहा कि बाइकआउट चाइनीज़ हार्डवेयर इन अ ईयर। वो भी इसी फेज्ड मैनर में बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, और एक साल में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और रही बात सॉफ्टवेयर रिमूव करने की,
तो आप खुद सोच करके देखिए, ऐसा कौन सा चाइनीज सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा काम रुक जाएगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, या उनका कोई अल्टरनेटिव ही मौजूद नहीं है। क्योंकि इन ऐप्स और सॉफ्टवेयर को आप इतना छोटा मत समझिए। चाइना हर साल इन ऐप्स के इंस्टॉलेशन, यूसेज और एड रेवेन्यू से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करता है, और इसका मेजर पोर्शन इंडिया से जाता है। हमें इसी पैसे को चाइना जाने से रोकना है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 52 चाइनीज ऐप्स के डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स को भी रेज किया है। तो आप खुद से अब सवाल पूछिए और डिसाइड करिए कि क्या आप ऐसे होना देना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए क्या ऐसे कोई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ट्रेड डेफिसिट कम हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सके, इंडिया में अल्टरनेटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके, और क्या हम वोकल फॉर लोकल दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया किन चीज़ों का इंपोर्ट दुनिया से सबसे ज़्यादा करता है। चाइना से इंपोर्ट होने वाले सामानों में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, एपीआईज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स मेन है। ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए अभी रिसेंटली जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $0 पर बैरल तक पहुंच गए थे, तो इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को फिल किया और अमेरिका के साथ टाई अप करके वहां भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाया, जिससे इंडिया ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज सेव किए, जेम्स एंड ज्वेलरीज के इंपोर्ट को कम किया। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया चाइना के साथ लगातार अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने चाइना की एपीआई से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। इसके साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया है, जिसकी वजह से इंडिया कोविड-19 पैंडेमिक की क्राइसिस में भी सिर्फ पिछले 2 से 3 महीने में ही सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई मैन्युफैक्चरर बन गया है। गवर्नमेंट हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देने की कई स्टेप्स ले रही है। इंडिया ऑनगोइंग यूएस चाइना ट्रेड वॉर में भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहा है। इसके साथ ही इंडिया चाइना को छोड़कर जाने वाली यूएस कंपनीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, और चाइना के अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स को काउंटर करने के लिए पहले ही एफडीआई रूल्स में परिवर्तन ला चुका है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट कर रहा है जिससे चाइना से इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूशन किया जा सके। अपने लोकल फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स की सेफगार्डिंग के लिए इंडिया आरसीईपी से पहले ही ऑप्ट आउट कर चुका है। कहीं ना कहीं ये सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स जो इंडिया अपनी इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए ले रहा है, उससे चाइना परेशान है और इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए लद्दाख की गलवान वैली में एलएसी पे टेंशन क्रिएट कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और डाउट्स चाइना के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर के हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। इस फील्ड में भी गवर्नमेंट चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए काफ़ी स्टेप्स ले रही है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। हम देख सकते हैं कि जहां 2014 में इंडिया में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, वहीं अब 200 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। नोएडा में सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज़ जिनकी फैक्ट्रीज चाइना में हैं, वो भी अब फैक्ट्रीज़ को इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान बना रही हैं। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। और यही नहीं, इस साल इंडिया मोबाइल्स का नेट एक्सपोर्टर भी है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम तो चाइनीज़ कंपनीज ही हैं और इंडिया में तो बस चाइना से बने बनाए पार्ट्स आते हैं और असेंबलिंग होती है। तो आप ये भी जानिए कि मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 300 कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि ये सारे कंपोनेंट्स बस चाइना में ही बनते हैं। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 60% कंपोनेंट्स चाइना में बनते हैं, जिन्हें वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, पर ऐसा हब बनने में उसे डिकेड्स लगे हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया ने 2016 में 6% से लेकर के 2018 में 17% तक मोबाइल और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में अपने लोकल वैल्यू एडिशन को बढ़ाया है, और जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे वी कैन होप कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लगभग 20 से 22% तक तो पहुंच ही जाएंगे। ऑफ कोर्स 100% मेड इन इंडिया अभी इम्प्रैक्टिकल है, बट हम अपने पॉलिसी रिफॉर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करके चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं। इन सारी बातों के बाद आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए और चाइना पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हम जो स्टेप्स ले सकते हैं वो है
import substitution, policy reforms, skill development, decrease corporate tax, land and labor reforms, overall increase in ease of doing business, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की कमियों को दूर करना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना और सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स को दूर करना। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो सामान घर में है उसे क्या फेंक दें, उनका क्या करें? नहीं, उसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, आप उसका यूज़ करते रहिए और धीरे धीरे जो सामान खराब होता जाए उसे नॉन चाइनीज़ प्रोडक्ट से ही रिप्लेस करें, या आपको कोई भी नया सामान लेना हो आप कोशिश करें कि आप नॉन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही खरीदें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाइना ने बहुत सारी इंडियन कंपनीज एंड स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है, क्या उनका यूज़ करना भी छोड़ दें? मैं फिर कहूँगा नहीं। देखिए, वो इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया से ऑपरेट करती हैं, इंडियंस को जॉब देती हैं, उनसे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी इंडिया में आता है जो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है। हमें उनका बैकआउट नहीं करना है। जब देश में ऐसा माहौल बनेगा कि लोग चाइनीज़ सामान को बैकआउट करेंगे तो वो सारी कंपनीज भी धीरे धीरे चाइना का सब्सिट्यूट ढूंढेंगी और अपने इन्वेस्टमेंट्स को उसी हिसाब से मैनेज करेंगी। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि चाइना ने हमारे स्टार्टअप्स में इतना इन्वेस्ट कैसे कर दिया, उस टाइम गवर्नमेंट क्या कर रही थी? देखिए, जो हुआ वो हुआ, ऐसे क्वेश्चंस का अंत नहीं है। ऑफ कोर्स हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, पर आपके घर की दीवार की कोई ईंट गिर जाए तो आप उसकी मरम्मत करते हैं या पूरी दीवार को ही गिरा देते हैं? ये मरम्मत करने का समय है, कमियां निकालने का नहीं। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। इसका जवाब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बातों में छुपा हुआ है, और वो है बी वोकल फॉर लोकल। देखिए, अब आपको कोई सामान लेना हो तो सिर्फ प्राइस टैग मत देखिए, आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड भी देखिए और मैन्युफैक्चरिंग भी देखिए। आप एक चेकलिस्ट बनाकर फिल्टर आउट कर सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस सामान को दीजिए जो इंडियन ब्रांड्स हो और मेड इन इंडिया हो। उसके बाद आप इंडियन ब्रांड्स मेड इन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट चाइना को प्रायोरिटी दीजिए, या तो फॉरेन ब्रांड एक्सक्लूडिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया को प्रेफर करिए। आप वो प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें लीस्ट चाइनीज़ इनपुट हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग हर चीज़ के इंडियन और नॉन चाइनीज़ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। हो सकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स थोड़ा सा सस्ते पड़ें आपको, और इसलिए आप फिर से सोचें कि चलो हम चाइनीज़ ही खरीद लेते हैं। पर याद रखिएगा, ये सस्ते सामान हमारे देश को बहुत महंगे पड़ रहे हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि क्या चाइनीज़ स्लीपर्स, शूज़, प्लास्टिक, टॉयज़, अपरल्स, फर्नीचर्स, मोबाइल्स और ऐप्स के बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चल सकता, या आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी? क्योंकि इन्हीं सामानों से चाइना अरबों रुपए कमाता है। आप ये भी सोचिए कि क्या हमारे त्यौहार चाइनीज़ लाइट्स, कलर्स, पिचकारियों, मोमबत्तियों, मूर्तियों और सजावट के सामानों के बिना फीके पड़ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रामायण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब श्री राम की सेना सागर पर सेतु का निर्माण कर रही थी तो वहाँ पे एक गिलहरी भी थी जो समंदर किनारे की रेत ले जाकर के उन बड़े बड़े पत्थरों पर गिरा के आ रही थी। सारी वानर सेना उस पर हंसती थी कि ये छोटी सी गिलहरी पता नहीं क्या कर रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस गिलहरी ने सबको ये जवाब दिया कि किसी को फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, पर मुझे खुद को फ़र्क पड़ता है कि जब राम सेतु बन रहा था तो मैं दूर से मूक दर्शक की भांति अपने हाथ बांध के बस खड़ी नहीं थी। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग किया, मैंने अपना कर्म किया, और ये बात मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को बड़े ही गर्व से बता सकती हूँ, इसलिए मुझे फ़र्क पड़ता है। तो आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या कहना चाहते हैं कि जब चाइना हमें आंख दिखा रहा था तो हम चाइनीज़ सामान खरीद करके उसकी मदद कर रहे थे, या हम उसका बायकॉट कर रहे थे और अपने देश को मजबूत कर रहे थे? आप अपने आगे वाली पीढ़ियों को क्या कहना चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड करिए, और आप सोचिए कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।